व्यक्तिवादी और पारिवारिक पार्टियों का जो हश्र होता है, टीएमसी भी उस रास्ते पर चल पड़ी है। लालू यादव ने मजबूरी में ही सही तेजस्वी यादव को पार्टी की कमान थमा दी। शुरुआती खटपट के उनके परिवार ने भी इस बात को मान लिया। शरद पवार ने यही बात नहीं मानी तो पार्टी टूट गई। अखिलेश ने अपने पिता से जबरन पार्टी छीन ली और पिता चाचा भतीजे के बीच ऐसी जंग छिड़ी कि समाजवादी पार्टी हाशिए पर चली गई। शिवसेना में भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब यही जंग ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बीच छिड़ गई है। दोनों के बीच तनाव तो लंबे अरसे से है, लेकिन अब अभिषेक बनर्जी खुलकर सामने आ गए हैं और साफ साफ कह दिया कि लोकसभा चुनाव में वे पार्टी के लिए कोई प्रचार नहीं करने वाले। अभिषेक बनर्जी और उनके समर्थक लंबे समय से ये चाह रहे थे कि ममता बनर्जी बंगाल की गद्दी अभिषेक को सौंप दें, लेकिन ममता बनर्जी इसके लिए तैयार नहीं हैं और उन्होंने अभिषेक बनर्जी के पर उतरने शुरू कर दिए। अभिषेक बनर्जी ने केंद्र के खिलाफ बकाया वसूली के लिए आंदोलन जो शुरू किया था वो पटरी से उतर गया या उतार दिया गया। दुर्गा पूजा से पहले अभिषेक बनर्जी इस आंदोलन को हवा देने के लिए सड़कों पर उतरे थे। योजना ये थी कि पूजा के बाद आंदोलन को और अधिक बढ़ाया जाएगा, हालांकि ऐसा हुआ नहीं। आंदोलन व्यावहारिक रूप से धूल में मिल गया। दुर्गा पूजा के बाद अभिषेक बनर्जी ने केंद्र से बकाया वसूली के लिए आंदोलन तेज करने की घोषणा की थी, लेकिन नेताओं ने जमीनी स्तर पर आंदोलन को आगे बढ़ाया नहीं। उन्हें इसके लिए कोई प्रोग्राम नहीं मिला। विभिन्न रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अभिषेक बनर्जी पार्टी नेताओं के एक समूह की इस हरकत से नाराज हैं। रिपोर्ट में तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से दावा किया गया कि अभिषेक बनर्जी लोकसभा चुनाव में खुद को अपने निर्वाचन क्षेत्र तक ही सीमित रखना चाहते हैं। बंगाल में बाकी 41 सीटों की चिंता करने के लिए तैयार नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक अभिषेक बनर्जी ने दिल्ली जाकर इस आंदोलन का आयोजन किया था। कोलकाता लौटने के बाद भी उन्होंने इसके लिए हल्ला मचाया था। ऐसा कहा जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी लीडरशिप से खफा हैं। दावा यह किया जा रहा है कि अभिषेक की योजना नवंबर में फिर से दिल्ली जाकर विरोध प्रदर्शन करने की थी। उन्होंने ये भी योजना बनाई थी कि अगर केंद्र ने मांग नहीं मानी तो बंगाल लौटने के बाद गांव-गांव यात्रा करेंगे। इसके बजाय 20 दिसंबर को ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और उस वक्त अभिषेक भी साथ में आए थे। इस बीच सूत्रों का कहना है कि अभिषेक न सिर्फ पार्टी नेता बल्कि राज्य प्रशासन के कामकाज से भी नाराज हैं। उन्होंने जाकर घोषणा की थी कि धूपगुड़ी को उपविभाजित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसी वर्ष धूपगुड़ी को उपविभाजित किया जाएगा, लेकिन साल खत्म हो गया, अभिषेक का वादा पूरा नहीं हुआ। आरोप है कि प्रशासन की ढिलाई के चलते धूपगुड़ी का उपविभाजन नहीं हो सका। इन सब के बीच कुणाल घोष, पार्थ भौमिक, नारायण गोस्वामी, ब्रत्य बसु और तापस राय ने अभिषेक बनर्जी के साथ कालीघाट कार्यालय में एक बैठक की। उस बैठक में अभिषेक बनर्जी से दोबारा पार्टी की कमान संभालने का अनुरोध किया गया, लेकिन अभिषेक ने कहा कि वह लोकसभा चुनाव के लिए डायमंड हार्बर में ही रहेंगे। महाराष्ट्र में विपक्षी इंडी गठबंधन में सीटों को लेकर तकरार बढ़ती जा रही है। ममता बनर्जी ने तो साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि वो बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच है। इंडी गठबंधन पूरे देश में लड़ेगा। पंजाब में केजरीवाल भी ऐसा ही चाहते हैं कि कांग्रेस वहां से मैदान छोड़कर निकल जाए। रही बात महाराष्ट्र की, तो यहां उद्धव ठाकरे ने पहले ही ऐलान कर दिया कि 2019 में उसने 23 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, इसलिए इस बार भी 23 सीटें ही चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने उसी हिसाब से 22 सीटों पर अपना दावा ठोक दिया है। 2019 में कांग्रेस 25 सीटों पर चुनाव लड़कर सिर्फ एक सीट जीत पाई थी और आज उसके पास एक भी सीट नहीं है। यही वजह है कि संजय राउत ने कहा था कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में 0 से शुरुआत करनी होगी और इसके बाद कांग्रेस की बारी आई। देश की सबसे पुरानी पार्टी ने महाराष्ट्र की 22 सीटों पर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राज्य के शीर्ष नेताओं के बीच एक बैठक के बाद 48 लोकसभा सीटों में से 22 पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी शुरू कर दी गई है। बैठक में महाराष्ट्र के कांग्रेस नेताओं ने खड़गे के साथ राज्य के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर चर्चा की और पार्टी के लिए गढ़ मानी जा रही सीटों पर एक रिपोर्ट दी। सूत्रों के मुताबिक कुछ नेताओं ने सुझाव दिया कि कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में राज्य की 30 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। इसके अलावा सूत्रों ने कहा कि शीर्ष नेताओं में से एक ने यह सुझाव दिया कि पार्टी को कम से कम 22 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, जहां उनकी जीतने की अच्छी संभावना है। सूत्रों ने बताया कि एनसीपी के शरद पवार गुट और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ सीट बंटवारे के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। कहा जाता है कि कांग्रेस नेताओं ने खड़गे को बताया कि एनसीपी में अजीत पवार के विद्रोह और एकनाथ शिंदे के कारण शिवसेना में हुए विभाजन के बाद किसी भी सहयोगी दल के पास अपना पारंपरिक चुनाव चिन्ह पर नियंत्रण नहीं है। सिर्फ कांग्रेस के पास ही उसने अपने चिन्ह पर पूरा कंट्रोल किया हुआ है। सूत्रों का कहना है कि खड़गे और राज्य के नेता प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की स्थिति के आधार पर सहयोगियों के साथ कुछ सीटों के आदान प्रदान की बात भी सामने रखी।
नेताओं ने शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत द्वारा सार्वजनिक रूप से ये घोषणा करने पर भी नाराजगी व्यक्त की। उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव सीट बंटवारे में 23 सीटें चाहती है। इस बीच खड़गे ने महाराष्ट्र के पार्टी नेताओं को गठबंधन या सीट बंटवारे के बारे में ऐसा कोई बयान नहीं देने की सलाह दी है। सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर फैसला लेने के लिए कांग्रेस आलाकमान अगले हफ्ते शिवसेना यूबीटी और एनसीपी के शरद पवार गुट से मिलने वाला है। 2019 के आम चुनाव में कांग्रेस ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन सिर्फ 1 सीट जीती थी। एनसीपी ने 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 4 पर जीत हासिल की थी। वहीं शिवसेना भाजपा के साथ गठबंधन में थी, उसने 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 18 पर जीत हासिल की थी। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का मैं भी केजरीवाल अभियान सुपर फ्लॉप साबित हो गया। इसके बाद से पूरी पार्टी परेशान है। दूसरी तरफ केजरीवाल पर गिरफ्तारी का खतरा काफी बढ़ गया है। उन्हें ईडी ने तीसरी बार पूछताछ के लिए समन भेजा और इस सब के बीच आम आदमी पार्टी अब केजरीवाल जनसंवाद का आयोजन करने जा रही है। असल में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हालत इतनी बदनाम हो गई है कि किसी को अब केजरीवाल पर भरोसा नहीं रहा। पार्टी में बेचैनी और बौखलाहट दोनों ही है और इस वजह से जब केजरीवाल सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज से प्राण प्रतिष्ठा समारोह में केजरीवाल को लेकर सवाल पूछा गया तो बीजेपी पर वो फट पड़े। असल में दिल्ली के सीएम होने के नाते उन्हें भी निमंत्रण भेजा गया होगा, लेकिन बड़ा सवाल ये कि 22 जनवरी तक केजरीवाल आजाद रहेंगे भी या नहीं, तभी उनके अयोध्या जाने का सवाल बनता है। अगर ईडी के द्वारा पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया तो कोई सवाल ही नहीं बनता। राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को की जाएगी। ये आयोजन काफी भव्य होगा और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों और मेहमानों को न्योता भी भेज रहा है। कई विपक्षी दलों को आमंत्रण दिया गया है और कई दलों को आमंत्रण अभी तक नहीं मिला है, लेकिन अभी इसे लेकर राजनीति शुरू हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के नेता और केजरीवाल सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि राम मंदिर पूरे देश से ताल्लुक रखता है, बीजेपी कौन होती है किसी को न्योता देने वाली। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भगवान राम का मंदिर पूरे देश का है, भारतीय जनता पार्टी ये कहने वाली कौन होती है कि उनको बुलाएंगे या उनको नहीं बुलाएंगे। भगवान राम का मंदिर है, जिसको मन करेगा जाएगा, जब मन करेगा जाएगा। वो कौन होते हैं, वो क्यों ठेकेदारी ले रहे हैं। अयोध्या के भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए कई राजनीतिक पार्टियों को आमंत्रण दिया गया है। सूत्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को अपने यहां संबोधन दे सकते हैं, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। कई क्रिकेटर्स, फिल्मी सितारे, उद्योगपतियों और साधु संतों को इस कार्यक्रम में आने का न्योता दिया गया है। कई राजनीतिक पार्टियों ने इस कार्यक्रम में आने के लिए हामी भरी है, तो कुछ पार्टियां बीजेपी पर आरोप लगा रही हैं कि वो इस बहाने साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का प्रचार कर रही है। इसी वजह से इंडी गठबंधन के दल समारोह में शामिल नहीं होना चाहते। ममता बनर्जी और लेफ्ट पार्टियों ने इस पर साफ इनकार कर दिया है, लेकिन कांग्रेस सहित कई विपक्षी पार्टियां अभी तय नहीं कर पाई हैं कि वो जाएं या फिर नहीं। नीतीश कुमार के साथ जारी तनातनी के बीच लालू यादव ने पहली बार अपना दांव चल दिया है। सरकार के उलटपलट के दौरान विधानसभा अध्यक्ष की बड़ी भूमिका होती है और बड़ी बात यह कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष आरजेडी से हैं, इसलिए लालू यादव ने सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष को अपने आवास पर बुलाया। इस दौरान उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी मौजूद थे। दोनों के बीच करीब आधे घंटे की मुलाकात हुई। इस खबर से बिहार का सियासी पारा आसमान पर जा पहुंचा है। माना ये जाने लगा है कि जेडीयू में बड़ी टूट होने वाली है। संकेत साफ है कि जो काम ललन सिंह अध्यक्ष रहते नहीं करवा पाए, वही काम खुल्लम खुल्ला होगा। जेडीयू में टूट की आशंका इसलिए है कि पार्टी के कई विधायक आरजेडी के साथ बने रहना चाहते हैं। बात सिर्फ सदस्यता बचाने की है। माना जा रहा है कि जेडीयू विधायकों के पाला बदलने से पहले लालू यादव सारा कील कांटा दुरुस्त कर लेना चाहते हैं, लेकिन इसी वजह से उनकी और विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी की मुलाकात हुई। हालांकि मुलाकात के बाद अवध बिहारी चौधरी ने कहा कि वे तो नए वर्ष की शुभकामना देने गए थे, वहां कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। मुलाकात के दौरान बिहार के कानून मंत्री शमीम अहमद भी राबड़ी आवास गए थे और इस मुलाकात को लेकर सियासी गलियारों में एक बार फिर सरगर्मी बढ़ गई है। जानकार बताते हैं कि राज्य के बदलते सियासी दौर में इस मुलाकात के बड़े मायने हैं। पिछले कुछ दिनों से जदयू और आरजेडी के बीच
कटुता पनपने का दावा बीजेपी कर रही है। पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि ललन सिंह जेडीयू को आरजेडी में विलय करने वाले थे। उनकी तैयारी थी कि तेजस्वी यादव को जल्द बिहार के सीएम बनाया जाए। हालांकि जेडीयू और आरजेडी के विलय की बात नई नहीं है। जब लालू यादव ऑपरेशन के लिए विदेश जाने वाले थे तब उन्होंने तेजस्वी यादव को पार्टी के लिए विलय, नए नाम, चुनाव चिन्ह तय करने के सारे अधिकार सौंप दिए थे। उसके बाद ही वे विदेश गए। लेकिन तब जेडीयू के अंदर इस बात को लेकर हंगामा मच गया और नीतीश कुमार ने विलय के चैप्टर को ही क्लोज कर दिया। उसी पुरानी कहानी को ललन सिंह दूसरे तरीके से दोहराना चाहते थे, लेकिन ऐन मौके पर नीतीश कुमार ने उन्हें पद से हटा दिया। माना जा रहा है कि जेडीयू के 1 दर्जन से अधिक विधायक लालू प्रसाद के संपर्क में हैं। हालांकि सरकार बनाने के लिए लालू यादव को सिर्फ 8 विधायकों की जरूरत है। इसी वजह से बीजेपी नेता सुशील मोदी ने दावा कि नीतीश की कुर्सी खतरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। बिहार की सियासत में नीतीश कुमार तभी तक प्रासंगिक हैं जब तक वे सीएम की कुर्सी पर हैं। ये बात नीतीश कुमार बेहतर जानते हैं, इसलिए उन्होंने कुर्सी के लिए कांटा बन रहे ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटा दिया। लेकिन ऐसा करते ही सहयोगी आरजेडी के साथ नीतीश कुमार की खटपट शुरू हो गई। माना जा रहा है कि जनवरी का आने वाला महीना दोनों दलों और महागठबंधन की सरकार के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब आरजेडी चाहती है कि कैबिनेट का विस्तार जल्द हो और सीट शेयरिंग की बात हो। अगर दोनों मसले हल हो गए तो लोकसभा चुनाव तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर महागठबंधन की नीतीश सरकार का गिरना तय हो जाएगा। हालांकि जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तभी से दोनों दलों के बीच कुछ खास बेहतर संबंध नहीं रहे। अक्सर आरजेडी के मंत्रियों से नीतीश कुमार की ठनती रही, लेकिन सरकार चलाने के लिए आरजेडी साथ बनी रही। वैसे भी लालू यादव का मुख्य उद्देश्य तेजस्वी को सीएम बनाने का था। ललन सिंह की कुर्सी जाने के बाद अब वह सपना पूरा होता नहीं दिख रहा। नीतीश कुमार गठबंधन में खुद के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका के लिए दबाव डाल रहे हैं। ऐसे में वह अपनी पार्टी की एक तरफा कमान चाहते थे। जेडीयू में हुए ताजा परिवर्तन के बाद बिहार में महागठबंधन के 2 प्रमुख सहयोगियों के बीच स्पष्ट कलह के नए संकेत अब देखने को मिल रहे हैं। डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपना आधिकारिक ऑस्ट्रेलिया दौरा रद्द कर दिया है। ये 6 जनवरी से शुरू होने वाला था। तेजस्वी ने IRCTC मामले में प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष अपनी निर्धारित उपस्थिति के 1 दिन बाद यात्रा की योजना बनाई थी। राजद के एक प्रमुख नेता ने कहा कि पार्टी राज्य की राजनीति में अनिश्चितता के समय अपने प्रमुख नेता को देश से बाहर भेजकर कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती। उन्होंने कहा कि तेजस्वी ने दिसंबर में 4 मौकों पर सीएम के साथ मंच साझा नहीं किया था। ये हमारे तनावपूर्ण संबंधों का संकेत है। सीएम अक्सर बिहार में लालू राबड़ी के कार्यकाल की याद दिलाकर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संदर्भ से अपने डिप्टी सीएम को शर्मिंदा करते थे, लेकिन हम अब अच्छी मानसिकता के साथ लोकसभा चुनाव में जा रहे हैं। नीतीश कैबिनेट में 4 मंत्रालय अभी भरे जाने बाकी हैं। आरजेडी के सूत्रों का कहना है कि दोनों दलों के बीच मतभेदों के बावजूद विधानसभा में संख्या बल के कारण नीतीश कुमार को गठबंधन में रोका जाएगा। उन्होंने कहा कि राजद, कांग्रेस और वाम दलों के पास कुल मिलाकर 114 विधायक हैं, जो सामान्य बहुमत से केवल 8 कम है। नीतीश कुमार दोबारा एनडीए के साथ जाने का जोखिम नहीं उठाएंगे, क्योंकि इस प्रक्रिया में उन्हें सीएम की कुर्सी गंवानी पड़ सकती है। नीतीश तभी तक महत्वपूर्ण प्रासंगिक हैं जब तक वे सीएम हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू को राजद का भाजपा द्वारा प्राप्त सीटों की तुलना में केवल आधी सीटें मिली। जेडीयू को केवल 43 सीटें मिली, जबकि भाजपा ने 74 और राजद ने 75 सीटें जीती। नीतीश तब भाजपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे थे। अगस्त 2022 में राजद और कांग्रेस से हाथ मिलाने तक वे भाजपा के साथ ही रहे। जेडीयू नेताओं ने अपने गठबंधन सहयोगी के साथ किसी भी भेदभाव के बारे में बात नहीं की। हालांकि वे ललन सिंह को हटाने के बारे में मुखर हैं। ललन सिंह ने नीतीश कुमार के साथ अनबन की चर्चा को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि वे उनके 37 साल से अधिक लंबे राजनीतिक करियर को धूमिल करने का प्रयास था। राजद के एक नेता ने कहा कि जनवरी दोनों पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण महीना होगा। हम चाहते हैं कैबिनेट का विस्तार हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।